चंदनपुर नाम के गांव में रामू अपनी पत्नी शांति और एक बेटी सुमन के साथ रहता। अजी सुन रहे हो, घर में आज रात के लिए आटा नहीं बचा है। कल जो तुम रिक्शा चलाकर 50 रुपए लाए थे वो तो मुन्नी की दवा में खर्च हो गए। तू चिंता मत कर शांति, मैं आज रेलवे स्टेशन के पास रिक्शा खड़ा करूंगा। वहाँ सवारियाँ ज्यादा मिलती हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। कैसे चिंता न करूं, सुमन अब बड़ी हो रही है, 8वीं कक्षा में आ गई है। कल स्कूल से आई तो रो रही थी, कह रही थी कि मास्टर जी ने नई किताबें मंगवाई हैं। मेरी बच्ची रो रही थी, तूने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? तुम दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके आते हो, रात को थके हारे सो रहे थे। मैं तुम्हें कैसे जगाती, और जगा भी देती तो क्या हम रात के अंधेरे में किताबें ले आते? बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरी बेटी के आंसुओं से बढ़कर मेरे लिए कोई थकान नहीं है। तू उसे मेरे पास भेज, मैं बात करता हूँ। शांति सुमन को रामू के पास भेजती है। बाबूजी, आप अभी तक गए नहीं? आपको तो सुबह जल्दी जाना था ना? और आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? उदास तो तू है मेरी बच्ची। तेरी माँ बता रही थी कि कल तू रो रही थी। मास्टर जी ने नई किताबें लाने को कहा है। नहीं बाबूजी, मैं रो नहीं रही थी, वो तो बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। मुझसे झूठ बोलेगी? एक बाप अपनी बेटी की आंखों के आंसू नहीं पहचान सकता क्या? बता, कितने पैसे चाहिए किताबों के लिए? रहने दीजिए बाबूजी, पुरानी किताबों से भी पढ़ाई हो जाती है। मैं दीदी लोगों से मांग लूंगी, आप परेशान मत होइए। जब तक तेरा बाप जिंदा है, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तू बता, कितने की हैं किताबें? मास्टर जी कह रहे थे कि 300 रुपए लगेंगे, सारी किताबें और कॉपियाँ आ जाएंगी। बस 300 रुपए? तू आज स्कूल जा और मास्टर जी से कह देना कि कल तेरा बाप खुद आकर तुझे किताबें दिलाएगा। सच बाबूजी? पर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तेरा बाप शहर का सबसे तेज रिक्शा चलाता है, आज मैं डबल सवारियां बिठाऊंगा। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं बहुत पढ़ूंगी बाबूजी, एक दिन मैं बहुत नाम कमाऊंगी, फिर आपको कभी रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। मुझे बताए मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। जा, अब तैयार हो जा स्कूल के लिए। सुमन खुशी खुशी स्कूल चली जाती है। रामू अपनी पत्नी को आवाज देता है। शांति, जरा मेरा गमछा देना, मैं निकलता हूँ। ये लो गमछा, लेकिन 300 रुपए कहाँ से लाओगे? दिन भर रिक्शा चलाकर भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं बनते। फिक्र मत कर, आज सेठ करोड़ीमल के पास जाऊंगा, उनसे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। सेठ जी बहुत कठोर आदमी है, वो बिना गिरवी रखे कुछ नहीं देते। मेरी ईमानदारी ही मेरी गिरवी है, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। रामू अपना रिक्शा लेकर सेठ करोड़ीमल की बड़ी हवेली के बाहर पहुंचता है। राम राम सेठ जी। अरे रामू, आज सुबह सुबह कैसे आ गया? रिक्शा नहीं चलाना क्या? चलाना है मालिक, बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? सीधे सीधे बोल के पैसे मांगने आया है। तुम गरीबों का यही काम है, सुबह उठो और अमीरों के दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़े हो जाओ। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं तो हमेशा अपनी मेहनत की खाता हूँ, बस आज एक मजबूरी आ गई है। क्या मजबूरी आ गई? पत्नी बीमार है या घर की छत गिर गई? नहीं मालिक, मेरी बेटी सुमन 8वीं में है, उसे नई किताबें लेनी है। मुझे बस 300 रुपए उधार दे दीजिए, मैं अगले महीने अपनी कमाई से थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा। किताबें? अरे रामू, तू पागल हो गया है क्या? एक रिक्शे वाले की बेटी किताबें पढ़कर क्या करेगी? वो बहुत होशियार है मालिक, मास्टर जी भी कहते हैं कि वो बहुत आगे जाएगी। आगे कहाँ जाएगी? किसी दूसरे गरीब के घर जाकर रोटियां ही तो बेलेगी। तू उसे पढ़ाकर कौन सा कलेक्टर बनाने वाला है? मालिक, मेरी बच्ची का सपना है, मैं उसे टूटने नहीं दे सकता। आप बस 300 रुपए दे दीजिए। मेरी बात सुन रामू, मैं पैसे उसे देता हूं जो चुकाने की हैसियत रखता हो। 300 रुपए तू अपनी जिंदगी में नहीं चुका पाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाथ जोड़ या पैर पकड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा यहां से, और हाँ, अपनी बेटी को किसी अमीर के घर काम पर लगा दे, 4 पैसे घर में आएंगे। पढ़ाई लिखाई अमीरों के चौंचले हैं, तुम जैसों के लिए नहीं। सेठ के नौकर रामू को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल देते हैं। रामू सड़क पर गिर जाता है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा?
एक गरीब अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं सकता। रामू रोते हुए अपना रिक्शा उठाता है और भारी मन से चौराहे की तरफ चल देता है। अरे रामू भाई, क्या हुआ? आज इतनी धूप में रिक्शा किनारे खड़ा करके क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं सुरेश भाई, बस किस्मत पर रोना आ रहा है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। मुझे बता बात क्या है। हम दोनों सालों से एक साथ रिक्शा चला रहे हैं, सुख दुख के साथी हैं। बेटी के लिए किताबों के पैसे चाहिए थे। सेठ करोड़ीमल के पास गया था, उसने पैसे तो दिए नहीं, उल्टे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। कहा कि रिक्शे वाले की बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर नहीं बन सकती। सेठ तो है ही घमंडी, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। कैसे ध्यान ना दो? उसने मेरी औकात याद दिला दी सुरेश। क्या सच में एक गरीब का बच्चा बड़ा सपना नहीं देख सकता? देख सकता है रामू। ये ले, मेरे पास ये 150 रुपए पड़े हैं। मैंने अपनी माँ की दवा के लिए रखे थे, पर अभी दवा में 2 दिन है, तू ये रख ले। नहीं सुरेश, मैं तेरी माँ की दवा के पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे रख ले भाई, तेरी बेटी मेरी भी तो बेटी है। बाकी के 150 का इंतजाम तू आज रात तक रिक्शा चलाकर कर लेना। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सुरेश। तूने आज मेरे मरने वाले विश्वास को जिंदा कर दिया। रामू दिन भर भूखे प्यासे रिक्शा चलाता है। रात को जब वह घर लौटता है तो उसके हाथ में नई किताबें होती हैं। आ गई तुम? इतनी रात कर दी, मैं तो डरी गई थी। डरने की क्या बात है शांति, देख मैं क्या लाया हूँ। तभी सुमन वहां आ जाती है। बाबूजी, मेरी नई किताबें आप ले आए? मैंने कहा था ना बेटा, तेरा बाप तुझे किताबें जरूर दिलाएगा। दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हैं, लेकिन आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? और आपके हाथ पर ये निशान कैसा? कुछ नहीं बेटा, वो रिक्शे का हैंडल टूट गया था तो हाथ में लग गई। तू किताबें देख। दिखाओ मुझे। हे भगवान, इतना गहरा घाव, तुमने पट्टी क्यों नहीं बंधवाई? पट्टी बंधवाता तो 20 रुपए खर्च हो जाते शांति, फिर किताबों के पैसे कम पड़ जाते। बाबूजी, आपने मेरे लिए इतनी चोट खाई, मैं इन किताबों की कसम खाकर कहती हूँ बाबूजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। मुझे पता है मेरी बच्ची। अच्छा ये बता, ये कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर? मुझे तो नहीं पता बाबूजी। क्यों, क्या हुआ? आज सेठ कह रहा था कि तू पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बन जाएगी। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, पर जो भी होता है बहुत बड़ा आदमी होता होगा। मैंने सुना है कि जिले का सबसे बड़ा अफसर कलेक्टर ही होता है। उसके आगे पुलिस और नेता भी सर झुकाते हैं। बाबूजी, तो फिर मैं कलेक्टर ही बनूंगी। पगली, वो तो अमीरों के बच्चे बनते होंगे, हम तो गरीब हैं। गरीबी दिमाग में नहीं होती बाबूजी। मैं अपनी मेहनत से कलेक्टर बनूंगी और उस सेठ को दिखा दूंगी कि एक रिक्शे वाले की बेटी क्या कर सकती है। समय बीतता है। सुमन 10वीं कक्षा में आ जाती है। गांव के स्कूल में आज एक बड़ा कार्यक्रम है। बच्चों, आज हमारे स्कूल में जिले के नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं। सब लोग शांति से बैठेंगे। मास्टर जी, क्या सच में कलेक्टर साहब आ रहे हैं? हाँ सुमन, वो बहुत बड़े अफसर हैं। उन्होंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की थी। स्कूल के बाहर कई गाड़ियां रुकती हैं। पुलिस वाले उतरते हैं और एक रुतबेदार आदमी स्कूल में प्रवेश करता है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बच्चे कलेक्टर साहब को नमस्ते करते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे कितने होनहार हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि हमारे देश का संविधान किसने लिखा था? पूरा स्कूल शांत है, किसी को जवाब नहीं पता। तभी सुमन खड़ी होती है। सर, हमारे देश का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा था। बहुत अच्छे बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है सर। तुम्हारे पिता क्या करते हैं सुबह? मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं? और तुम इतने अच्छे सवालों के जवाब दे रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। क्या बनना चाहती हो तुम बड़ी होकर? सर, मैं आपके जैसी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मास्टर जी, देखिए ना, रिक्शे वाले की बेटी कलेक्टर बनने के सपने देख रही है। इसके पास तो पहनने को ढंग के जूते भी नहीं हैं। शांत हो जाओ नेहा, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मास्टर जी, इसे हंसने दीजिए। बेटा सुमन, लोग तुम्हारे सपनों पर तब तक हंसेंगे जब तक तुम उन्हें सच करके नहीं दिखा देती। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। सच में सर? हाँ बेटा,
अगर एक मजदूर का बेटा कलेक्टर बन सकता है तो एक रिक्शे वाले की बेटी भी जरूर बन सकती है। बस एक बात याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत मेहनत करूंगी सर, दिन रात एक कर दूंगी। मुझे यकीन है तुम करोगी। मास्टर जी, इस बच्ची की पढ़ाई का खास ध्यान रखिएगा, ये बहुत आगे जाएगी। कलेक्टर साहब के जाने के बाद सुमन के अंदर एक नई आग पैदा हो जाती है। नेहा, आज तुम मेरी गरीबी पर हंस रही हो, लेकिन एक दिन मेरी कामयाबी तुम्हारी हंसी को हमेशा के लिए शांत कर देगी। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है सुमन, बोर्ड के इम्तिहान आने वाले हैं, देखते हैं कौन कितने नंबर लाता है। मैं तो शहर के सबसे महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। विद्या पैसों से नहीं खरीदी जाती नेहा, मेरी मेहनत ही मेरी कोचिंग है। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। सुमन रात रात भर बैठकर पढ़ती है। बेटा, रात के 2 बज रहे हैं, अब सो जा। बाबूजी, बस ये एक पाठ खत्म कर लूं, कल इतिहास का पेपर है। तेरी आंखें लाल हो रही हैं बेटा, इतनी मेहनत से कहीं बीमार ना पड़ जाए। जब तक मैं उस सेठ के मुंह पे अपनी कामयाबी का तमाचा नहीं मार देती, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी बाबूजी। भगवान तुझे जरूर सफल करेगा मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए चाय बना लाता हूँ। परीक्षा के नतीजे का दिन आ जाता है। मास्टर जी भागते हुए रामू की झोपड़ी पर आते हैं। रामू, अरे ओ रामू, बाहर आ जल्दी। क्या हुआ मास्टर जी, सब ठीक तो है? मेरी सुमन पास तो हो गई ना? अरे पास की बात करता है रामू, तेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ मास्टर जी, बताइए ना, मेरे सीने में धक धक हो रही है। तुम्हारी सुमन ने पूरे राज्य में टॉप किया है। वो सिर्फ स्कूल में नहीं, पूरे सूबे में पहले नंबर पर आई है। क्या मेरी बेटी ने राज्य में टॉप किया है? बाबूजी, मैं फर्स्ट आई हूँ बाबूजी। मेरी बच्ची, तूने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। मिठाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर में तो शक्कर तक नहीं है। मैं अपना रिक्शा गिरवी रख दूंगा शांति, लेकिन आज मेरी बेटी की खुशी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रिक्शा गिरवी रखने की जरूरत नहीं है रामू। सरकार की तरफ से सुमन को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा और आगे की पढ़ाई के लिए वजीफा भी। 50,000 रुपए? बाबूजी, अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, वो पैसे तेरी आगे की पढ़ाई के लिए हैं, मैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। गांव में जश्न का माहौल है, लेकिन सेठ करोड़ीमल को ये बात हजम नहीं हो रही है। ये सब किस्मत का खेल है, एक बार तुक्का लग गया, लेकिन आगे की पढ़ाई तो शहर में होती है, वहाँ का खर्च ये रिक्शे वाला कैसे उठाएगा? समय बीतता है। सुमन 12वीं कक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर लेती है। अब उसे कॉलेज और यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना है। बाबूजी, दिल्ली के कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा है, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे लगता है मुझे यहीं गांव में रहकर ही तैयारी करनी चाहिए। गांव में रहकर वो बात नहीं बनेगी बेटा, तुझे दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैंने इंतजाम कर लिया है। कैसा इंतजाम कर लिया तुमने? मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैंने गांव के बाहर वाली जो अपनी पुश्तैनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, वो बेच दिया। क्या तुमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, जो तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी थी? नहीं बाबूजी, आप मेरे लिए अपनी जमीन मत बेचिए, मैं बिना कोचिंग के पढ़ लूंगी। जमीन के टुकड़े से ज्यादा कीमती मेरे लिए तेरा भविष्य है मेरी बच्ची। जब तू कलेक्टर बनकर लौटेगी तो मैं ऐसी 10 जमीनें खरीद लूंगा। बाबूजी, मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी? मेरा कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, बस तू अफसर बनकर समाज का कर्ज चुकाना, जो गरीब और मजलूम है उनकी मदद करना। सुमन दिल्ली पहुंच जाती है। शहर की चकाचौंध और महंगाई उसे डराती है। देखो लड़की, दिल्ली है ये, यहाँ का किराया हर महीने की 1 तारीख को चाहिए, और हाँ, रात को 10 बजे के बाद बाहर आना जाना मना है। जी अंकल, मैं 1 तारीख को किराया दे दिया करूंगी, और मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे कमरे में पंखा नहीं है, दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त कर लोगी? मेरे बाबूजी ने चिलचिलाती धूप में रिक्शा चलाकर मुझे यहाँ भेजा है अंकल। मेरे लिए दिल्ली की गर्मी से ज्यादा मेरे बाबूजी का पसीना मायने रखता है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। सुमन दिल्ली में दिन रात पढ़ाई करती है। कोचिंग में भी सब उसकी सादगी का मजाक उड़ाते हैं। ओ माय गॉड सुमन, तुम ये कैसे कपड़े पहनती हो?
एकदम बहन जी लगती हो। मेरे कपड़े शायद तुम्हारे जितने महंगे नहीं है रिया, लेकिन मेरे सपने तुम्हारे सपनों से बहुत बड़े हैं। सपने तो हर कोई देखता है। यूपीएससी निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लाखों लोग परीक्षा देते हैं, सिर्फ कुछ 100 ही चुने जाते हैं। मुझे लाखों लोगों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है, और वो सीट मैं लेकर रहूंगी। सुमन की मेहनत रंग ला रही होती है, लेकिन तभी गांव से एक बुरी खबर आती है। सुमन बेटा, जल्दी घर आ जा। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही है? बाबूजी कैसे हैं? तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटा, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। क्या? मैं अभी आती हूँ माँ, मैं आज ही ट्रेन पकड़ती हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज में बहुत पैसा लगेगा, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा है। आप चिंता मत करो माँ, मैं आ रही हूँ। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, कोई नौकरी कर लूंगी, बाबूजी का इलाज करवाऊंगी। तभी रामू फोन पर बोलने की कोशिश करता है। सुमन, सुमन। बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो है ना? मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, तू नहीं आएगी। बाबूजी, मैं आपके बिना वहाँ कैसे रह सकती हूँ? आप बीमार हैं, मुझे आपकी सेवा करनी है। मेरी सेवा तेरी कामयाबी है बेटा। अगर तू वापस आ गई तो मैं सच में मर जाऊंगा। ऐसा मत कहिए बाबूजी, मैं आपकी जान की कीमत पे कलेक्टर नहीं बनना चाहती। ये मेरा सपना भी है सुमन। मेरी बीमारी को अपनी कमजोरी मत बनने दे, इसे अपनी ताकत बना। तू परीक्षा दे। बाबूजी, मैं कैसे ध्यान लगा पाऊंगी किताबों में, जब मुझे पता है कि आप वहाँ तकलीफ में हैं। मेरी तकलीफ तेरे अफसर बनने की खबर से ही दूर होगी। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू वापस नहीं आएगी। फोन कट जाता है। सुमन फूट फूट कर रोती है। हे ईश्वर, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? एक तरफ मेरा बीमार बाप है और दूसरी तरफ उसका देखा हुआ सपना। मैं क्या करूं? सुमन आंसुओं को पोंछती है और अपनी किताबों की तरफ देखती है। नहीं सुमन, तू टूट नहीं सकती। तुझे अपने बाबूजी के लिए मजबूत बनना होगा। अब ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, मेरे बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। सुमन दोगुने जोश से पढ़ाई में लग जाती है। वो दिन रात एक कर देती है, खाने पीने का होश नहीं रहता। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में वो शानदार प्रदर्शन करती है। पूरे 6 साल पढ़ाई करने के बाद अब इंटरव्यू का दिन आ गया। आइए सुमन जी, बैठिए। धन्यवाद सर। सुमन, आपका बायोडेटा देखकर पता चलता है कि आप एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं। आपके पिता रिक्शा चलाते हैं? जी सर, मेरे पिता एक रिक्शा चालक है। क्या आपको कभी अपने बैकग्राउंड को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? दूसरे बच्चों के पास सुख सुविधाएं थीं और आपके पास कुछ नहीं। सर, शर्मिंदगी उन चीजों पर होनी चाहिए जो गलत हों। मेहनत करना और पसीना बहाना कोई गलत काम नहीं है। मेरे पिता ने मुझे ईमानदारी की रोटी खिलाई है। मुझे अपने बैकग्राउंड पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मान लीजिए आप एक जिले की कलेक्टर बन जाती हैं। आपके सामने एक तरफ एक अमीर व्यापारी है जो शहर में अस्पताल बनाना चाहता है, लेकिन वो नियम तोड़ रहा है, और दूसरी तरफ एक गरीब बस्ती है जिसे उस अस्पताल के लिए तोड़ा जाना है। आप क्या करेंगी? सर, विकास जरूरी है, लेकिन किसी गरीब के आशियाने की कीमत पर नहीं। मैं उस व्यापारी को अस्पताल बनाने के लिए शहर के बाहर की कोई दूसरी जमीन आवंटित करूंगी, जहां नियमों का उल्लंघन न हो, और उस गरीब बस्ती का पुनर्वास सुनिश्चित करूंगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर व्यापारी हो या गरीब मजदूर। लेकिन व्यापारी बहुत रसूखदार है, वो आप पर राजनीतिक दबाव डलवा सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। सर, मैं इस कुर्सी पर किसी से डरने के लिए नहीं बैठूंगी। मेरा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मेरे उसूलों का ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता। अगर सच का साथ देने के लिए मुझे हर महीने अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक्सेलेंट सुमन, आपका आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। आपका इंटरव्यू खत्म होता है, आप जा सकती हैं। धन्यवाद सर। सभी सवालों के जवाब देने के बाद सुमन वहां से चली जाती है। इंटरव्यू के बाद सुमन सीधे मंदिर जाती है। भगवान, मैंने अपना 100% दिया है, अब सब तेरे हाथ में है। मेरे बाबूजी की लाज रख लेना।
कुछ महीनों बाद यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है। गांव में रामू की भी सेहत ठीक हो जाती है। रामू, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। आज मेरी बेटी का नतीजा आने वाला है। मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही है। भगवान करे सब अच्छा हो। हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत की है। रामू भाई, ओ रामू भाई। क्या हुआ सुरेश? तू इतना हाफ क्यों रहा है? भाई वो शहर वाले अखबार के दफ्तर से फोन आया था पंचायत में। क्या कहा उन्होंने? जल्दी बता सुरेश। उन्होंने कहा कि हमारी सुमन ने पूरे हिंदुस्तान में पहला मुकाम हासिल किया है। हमारी सुमन आईएएस बन गई है रामू भाई। मेरी बेटी कलेक्टर बन गई। भाई पूरे देश में नंबर 1 आई है। टीवी पर भी उसी की खबर चल रही है। हे मेरे राम, तूने मेरी सुन ली। मेरी बच्ची ने इतिहास रच दिया। शांति, मुझे बाहर ले चल। मुझे पूरे गांव को चीख चीख कर बताना है कि एक रिक्शे वाले की बेटी कलेक्टर बन गई है। दिल्ली में सुमन को जैसे ही खबर मिलती है वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ती है। गांव की कच्ची सड़क पर एक नीली बत्ती वाली सफेद एम्बेसडर कार अब लाल बत्ती की जगह सायरन और एस्कॉर्ट और उसके पीछे पुलिस की कई गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आती हैं। पूरा गांव सड़क के दोनों ओर खड़ा है। अरे ये इतनी पुलिस हमारे गांव में क्यों आ रही है? कोई मंत्री आ रहा है क्या? मंत्री नहीं सेठ जी, हमारे गांव की बेटी आ रही है। जिले की नई कलेक्टर आ रही है। क्या वो रिक्शे वाले की छोकरी सच में कलेक्टर बन गई? मुझे तो विश्वास नहीं होता। गाड़ियों का काफिला रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुकता है। अंदर से सुमन उतरती है। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब का तीज है। वो तेज कदमों के साथ अपने घर को तरफ जाती है। बाबूजी, आपकी बेटी ने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं आ गई बाबूजी। मेरी अफसर बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। ये सब आपके पसीने की ताकत है बाबूजी। अगर आपने उस दिन वो 300 रुपए की किताबें नहीं दिलाई होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। मेरी बच्ची, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। माँ, अब बाबूजी को इस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं बाबूजी का इलाज देश के सबसे बड़े अस्पताल में करवाऊंगी। तभी भीड़ को चीरते हुए सेठ करोड़ीमल आगे आता है। उसका सिर झुका हुआ है। सुमन बेटी, मुझे माफ कर दे। सेठ जी, आप यहाँ? मैंने तेरे पिता का बहुत अपमान किया था। मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगता था कि ज्ञान और रुतबा सिर्फ अमीरों की बपौती है, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी। एक गरीब की बेटी ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी महल की मोहताज नहीं होती। सेठ जी, आपने उस दिन मेरे बाबूजी का जो अपमान किया था, उसी अपमान ने मेरे अंदर एक आग जलाई थी। अगर आप उस दिन बाबूजी को पैसे दे देते तो शायद मैं कभी इतनी बड़ी जिद नहीं पालती। इसलिए एक तरह से मैं आपकी भी आभारी हूँ। सच में बहुत बड़ी इंसान बन गई है बेटी। रामू, तू दुनिया का सबसे अमीर बाप है जिसे ऐसी बेटी मिली। सेठ जी, आज मुझे लगता है कि मेरे रिक्शे के हर एक पैडल ने मेरी बेटी की कामयाबी का रास्ता तय किया है। सुमन गांव वालों की तरफ देख के कहती है, मेरे गांव वालों, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता के संघर्षों की वजह से हूँ। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपने देखने से मत रोकिए। गरीबी एक अवस्था है, कोई अभिशाप नहीं। अगर इरादे मजबूत हों तो एक रिक्शे वाले की बेटी भी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुँच सकती है। चलिए बाबूजी, अब इस गांव की मिट्टी से विदा लेने का समय आ गया है। अब आपको मेरे साथ चलना है। जहाँ मेरी बेटी, वही मेरा स्वर्ग। सुमन अपने माता पिता को सरकारी गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर की तरफ बढ़ती है और पीछे छोड़ जाती है एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आने वाली कई पीढ़ियों तक उस गांव के हर बच्चे को बड़े सपने देखने का हौसला देती रहेगी।